Hello dear friends, this is Ashish Charles. Today we are going to discuss new unit quantum mechanics for BSc 5th semester. ये quantum mechanics physics का भी पार्ट होता है, तो physics वाले स्टूडेंट्स के लिए भी काम करेगा। और quantum mechanics मैंने लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको पहला पार्ट जो मैंने डिस्कस किया था quantum mechanics का इस फर्स्ट यूनिट का BSc 5th सेमेस्टर की, तो उसमें मैंने आपको बोला था कि क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है। इट इज द स्टडी ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। क्वांटम मैकेनिक्स इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ थियोरेटिकल फिनोमेना। मैथमेटिकल चीजें हम मैथमेटिकली हम उसे एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट पार्ट में मैं ये सब बात कर चुका था, अब मैं नए पार्ट में बात कर रहा हूँ। ये वैसे मुझे शुरुआत में भी डिस्कस कर लेना चाहिए था, मैं अभी ये बात कर रहा हूँ। और आपको ये जो पॉइंट्स मैं अभी आपको डिस्कस करूंगा इन्हें माइंड में सेट रखना। इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, जो लिखा है मैं भी इन्हें एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सप्लेन करने के बाद भी ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे जब तक हम इनके बारे में काम ना कर लें। तो इसमें से हमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट यूनिट के अकॉर्डिंग जो हमें चाहिए उतने को हम यूज करेंगे, बाकी हम तब देखेंगे जो हमें इंपॉर्टेंट है हम वो उन चीजों पर फोकस करेंगे। फिलहाल मैं क्वांटम मैकेनिक्स के किसी बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये क्वांटम मैकेनिक्स कहाँ से स्टार्ट होती है, तो सभी ध्यान से सुने, आओ सीखें। तो पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स कैसे एक्सप्लेन करते हैं। द फिजिकल स्टेट ऑफ एनी सिस्टम कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय वेव फंक्शन साइज। कोई भी क्वांटम मैकेनिक के अकॉर्डिंग किसी भी फिजिकल स्टेट को आप एक वेव फंक्शन साइज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेव फंक्शन क्या होते हैं आपको पता है कि जैसे साइज इक्वल टू हम जनरली लेते हैं a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा या साइ इक्वल टू a sin 2 pi x अपॉन लैम्डा। ये आपका एक वेव फंक्शन है। हमें पता है कि ये वेव फंक्शन क्यों है, क्योंकि आप ये sin x का जब ग्राफ आता है तो इसका ग्राफ ऐसे वेव्स के टर्म में आता है। तो ये वेव फंक्शन हम जनरली ये यूज करते हैं। और किसी सिस्टम्स के लिए और भी कुछ यूज कर सकते हैं। सिस्टम कैसे कैसे हो सकते हैं। सिस्टम आपका 1D बॉक्स हो सकता है, आपका 2D बॉक्स हो सकता है, 3D बॉक्स हो सकता है, 1D SHO हो सकता है, रिजिड रोटेटर हो सकता है, हाइड्रोजन एटम हो सकता है। सबके वेव फंक्शंस अपने अलग अलग आते हैं। 1D बॉक्स के लिए जनरली हम ये वाला फंक्शन यूज करते हैं। ये कैसे आएगा ये सब हम चीजें बाद में ही सीखेंगे। फिलहाल आप ये याद रखना, किसी भी सिस्टम को हम क्वांटम मैकेनिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन का यूज करते हैं, जहां पर आप वेव फंक्शन को साई, शिव जी के त्रिशूल से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पॉइंट, साई डेल साई ओवर डेल एक्स del 2 psi over del x2 must be finite, continuous and single valued for x, all values of x, for all values of x, x की सभी वैल्यू के लिए जो साई है, जैसे ये साई वेव फंक्शन है, इसका फर्स्ट डिफरेंशिएशन करोगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव और ये सेकंड डेरिवेटिव फाइनाइट, कंटिन्यूअस और सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये आपके पास क्लास 12 में स्टूडेंट्स के पास एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन वाला पार्ट होता है, और 5.2 एक्सरसाइज में भी हम लिमिट एंड कंटिन्यूटी वगैरह के बारे में बात करते हैं। क्लास 12 में कभी मैथ्स में पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी वालों के लिए या पीसीबी या जेडबीसी वालों के लिए समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बट ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि जो आप लोगों को कोई से भी स्ट्रीम से हो। बहुत सिंपली हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो हमें समझ आएगा। फिलहाल अभी बस ये याद रखो, दूसरा पॉइंट इस क्वांटम मैकेनिक्स के पोस्टुलेट्स में कि साई फर्स्ट डेरिवेटिव और उसका सेकंड डेरिवेटिव, डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, सिंगल कंटिन्यूअस होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और फाइनाइट होना चाहिए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। जैसे आपके पास मैंने माना कि सपोज कोई वेव फंक्शन 1/x है, तो अगर आप x इक्वल टू अगर आप 0 ले रहे हो, x की वैल्यू जो रेंज है वो -∞ टू +∞ है, तो इसके बीच 0 भी आएगा। अगर आप 0 लगाओगे तो 1/0 इनफाइनाइट बन जाएगा। तो ये फाइनाइट फंक्शन वेव फंक्शन नहीं है इस रेंज में, x की सभी वैल्यू के लिए ये फाइनाइट फंक्शन नहीं है। तो ये चीजें फाइनाइट को रिप्रेजेंट करती हैं, फाइनाइट को बताती हैं। x की आप कोई सी भी वैल्यू लगा दो तो ये sin x का जो भी वैल्यू आएगी वो आपके पास कभी भी इनफाइनाइट नहीं होगी। तो ये एक जो फंक्शन है ये फाइनाइट फंक्शन है। ऐसे ही इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव फाइनाइट होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए और आपका सिंगल वैल्यूड होना चाहिए। ये पॉइंट्स बस क्वांटम मैकेनिक्स के ध्यान रखने हैं आपको। और आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे बॉक्सेस या सिस्टम्स को समझेंगे तब क्लियर होगा। हम बॉक्सेस में क्या पढ़ना है, हमें हमारे पास सिलेबस के अकॉर्डिंग 1D बॉक्स को ही एक्सप्लेन करेंगे। साई मस्ट बी नॉर्मलाइज्ड। जो साई जो वेव फंक्शन जो आप लेते हो वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होना चाहिए। अब नॉर्मलाइज्ड किसे कहते हैं, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन वो होता है कि अगर आप साई का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करते हो, इस स्टार का मतलब होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना। तो मैट्रिक्स वालों में जो मैथ्स वाले उनको पता होगा
कि इसका कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज करते हैं, मतलब अगर आई होता है तो आई की जगह माइनस आई ले लेते हैं। जनरली बस यही करना होता है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर्स है या कॉम्प्लेक्स वाला फंक्शन है जिसमें आई वाले टर्म आते हैं तो आप आई की जगह माइनस आई लिख लेते हो और कुछ नहीं करना आपको, वो बाकी हम सीखेंगे। तो इनको सॉल्व करने के बाद 1 आना चाहिए। यहाँ पे एक नया टर्म आया है डी टाउ। डी टाउ होता है वॉल्यूम एलिमेंट। जैसे 1D बॉक्स के लिए डी टाउ की वैल्यू हम dx लेते हैं, 2D बॉक्स के लिए dx dy लेते हैं, 3D बॉक्स के लिए dx dy dz लेते हैं। 1D SHO अगर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर सिस्टम है तो 0 टू इन्फिनिटी लिमिट के साथ dx लेते हैं। रिजिड रोटेटर के लिए 0 टू 2 पाई, ये 0 टू 2 पाई है d फाई वाले टर्म में लेते हैं। हाइड्रोजन एटम के लिए 4 पाई r स्क्वायर dr लेते हैं, 0 टू 2 पाई इसकी लिमिट हो जाती है। आपके पास एक नया टर्म है आइगन फंक्शन। सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देंगे। आपके पास एक नया टर्म यहाँ पे क्या आया, ए और एक कैप लगा हुआ है, कैप वेक्टर जैसा है, तो ये इसे कहते हैं ऑपरेटर। तो पहले आप इस चीज को समझ लो कि ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर हम कहते हैं जब हम किसी फंक्शन पर कुछ चीज ऑपरेट करें और एक नया फंक्शन बन के आता है तो उस चीज को हम ऑपरेटर कहते हैं। ऑपरेटर का अपने आप में कोई मतलब नहीं होता है, कोई उसका यूज नहीं होता, कोई मतलब एक्चुअली में नहीं होता, लेकिन आपके पास ऑपरेटर जब हम किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हैं तो वो एक नया फंक्शन प्रोवाइड करता है, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर। अब जैसे आपके पास dy dx एक ऑपरेटर है, आप इसे x स्क्वायर पर अप्लाई करो तो ये एक फंक्शन है। तो जब आप इस ऑपरेटर को इस फंक्शन पर अप्लाई करते हो तो मैथ्स वालों को पता है x की पावर n का फॉर्मूला होता है, पावर आगे आती है n, x की पावर 1 कम हो जाती है तो 2 - 1 करेंगे तो 1, तो ये एक नया फंक्शन बन के आ गया 2x। तो आपने किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर को ऑपरेट किया और इसे ऑपरेंड कह देंगे और एक नया फंक्शन बन के आ गया तो ये आपका ऑपरेटर कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑपरेटर। इस dy dx को ही एक कैप से यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है। तो आपने क्या किया, माना कि आपने कोई फंक्शन पर कोई ऑपरेटर अप्लाई किया और वही फंक्शन वापस लौट के आ जाए। जैसे आपने x स्क्वायर पे अप्लाई किया तो यहाँ पे x स्क्वायर नहीं आया तो ये एक आइगन ऑपरेटर नहीं है। फॉर एग्जांपल आपके पास फंक्शन था e की पावर 2x, आपने इसका डिफरेंशिएशन किया तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है, 2x का फिर से करेंगे तो 2 into e की पावर 2x आता है। तो आपने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो आपके पास वही फंक्शन लौट के आ गया विद कांस्टेंट क्वांटिटी, कांस्टेंट नंबर। आपने किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया और वही फंक्शन आया विद कांस्टेंट नंबर, that function is called eigen function, that operator is called eigen operator and that constant is called eigen value। आपने किसी फंक्शन पर कोई ऑपरेटर ऑपरेट किया और वही फंक्शन लौट के आया विद कांस्टेंट नंबर, विद कांस्टेंट वैल्यू, that constant value is called eigen value, that function is called eigen function। eigen function या वेव फंक्शन तो है ही, लेकिन आप इसे पर्टिकुलरली आइगन फंक्शन कह सकते हो एंड दैट ऑपरेटर इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर। जब आप कोई ऑपरेटर को किसी फंक्शन पर अप्लाई करते हो और वही फंक्शन लौट के आता है तो तब उस फंक्शन को आप आइगन फंक्शन कहते हैं, उस ऑपरेटर को आइगन ऑपरेटर कहते हैं और जो कांस्टेंट क्वांटिटी के साथ जो आता है उस कांस्टेंट नंबर को आइगन वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इस फंक्शन पे आपने ये ऑपरेटर ऑपरेट किया, वही फंक्शन लौट के आया विद कांस्टेंट नंबर, दैट इज कॉल्ड आइगन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड आइगन फंक्शन एंड दैट इज कॉल्ड आइगन ऑपरेटर। एक होता है एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना। एवरेज वैल्यू आप लिख सकते हो, किसी ऑपरेटर का एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करना है तो आपको उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज करना है फंक्शन का लेफ्ट साइड से और नॉर्मल वेव फंक्शन से आप उसे राइट साइड से मल्टीप्लाई करो, इंटीग्रेट करो और डी टाउ आप लिख लो, इसे सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो आपका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करके आएगा, लेकिन आपके लिए ये बात इंपॉर्टेंट नहीं है। जो अब इसके बाद जो मैं पॉइंट बोलने वाला हूँ, छठवां पॉइंट, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप बीएससी फिफ्थ सेम के लिए। और ये जो चीजें हैं आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इसकी फोटो ले लो, स्क्रीनशॉट कवर खींच लो और इसके बाद जो मैं बात करूंगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके बाद हम बात करेंगे 1D बॉक्स पे।